मैं डॉक्टर राम अवतार मीना, राजकीय महाविद्यालय टोंक। मेरा सब्जेक्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग। ये वीडियो क्लास एमए फाइनल और बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही जो इच्छुक जो इस कला के फील्ड में जो रुचि रखते हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। आज हम बात करेंगे जीवन अध्ययन चित्रों की, यानी लाइफ स्टडी। ये एमए फाइनल के प्रायोगिक प्रश्न पत्र का एक हिस्सा है। उसी प्रकार बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी ये पेपर लाइफ स्टडी का एक पेपर के रूप में चलता है। आज हम बात करेंगे लाइफ स्टडी यानी जीवन अध्ययन चित्र। जीवन अध्ययन चित्र वो होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के शारीरिक बनावट, उसके अंग प्रत्यंगों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें उसकी यथा स्थिति सामने बिठाकर यथा स्थिति में उसका स्केच बनाकर और फिर लाइफ स्टडी या चित्र बनाया जाता है। इसमें उसके पेंसिल स्केच से लेकर और दो टाइप से इसको बनाया जा सकता है। एक तो मात्र रेखांकन होता है जिसमें लाइट एंड शेड की सहायता से हम उस चित्र को पूर्ण करते हैं। दूसरी विधा इसको रंग के माध्यम से पूरा करते हैं, उनको रंगीन जीवन अध्ययन चित्र कह सकते हैं, और दूसरे ये रेखांकित व्यक्ति चित्र कहलाते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को पेंसिल स्केच या रेखांकन के माध्यम से इनका अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात कलर यानी रंगों पर उस विद्यार्थी को जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के कितने भेद इसके किए जा सकते हैं। रचना प्रक्रिया के अनुसार या टेक्निक के अनुसार इसके निम्न भेद किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं काल्पनिक व्यक्ति चित्र। काल्पनिक व्यक्ति चित्र ये आज से नहीं, ये कालांतर से चले आ रहे हैं काल्पनिक व्यक्ति चित्र बनाने की। इसमें एक कल्पना की जाती है। कल्पना के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष का पूरा चित्रकार स्वयं अपने मस्तिष्क में एक खाका तैयार करता है और उसमें वो लिखित सामग्री भी यूज कर सकता है, क्योंकि लिखित में उसका जो वर्णन है, उस व्यक्ति के बारे में जो वर्णन दिया गया है, उस वर्णन के आधार पर वो उसकी कल्पना कर अपनी जो पृष्ठभूमि है या जो चित्र के लिए जो फलक यूज किया है उस पर उतारने का प्रयास किया जाता है। तो ये काल्पनिक चित्र होते हैं। काल्पनिक चित्रों में हम जैसे हमारे देवी देवता हैं, जो क्योंकि वो देवी देवता किसी ने भी नहीं देखे, लेकिन पुराण इत्यादि के माध्यम से उनके बारे में जो उनकी जो विशेषताएं दी गई है, उन विशेषताओं के आधार से इन काल्पनिक व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया जाता है। राम, सीता, लक्ष्मण वगैरह ये जितने भी हमारे भारतीय जो देवी देवता हैं वो इन काल्पनिक चित्रों की श्रेणी में आता है। दूसरा जब हम बात करते हैं वो चक्षुदर्शी वर्णित व्यक्ति चित्र होता है। चक्षुदर्शी का मतलब है, चक्षुदर्शी यानी चक्षु हमारी आंखों द्वारा देखे कोई व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति के मुख से जो वर्णन किया जा रहा है उस वर्णन को एक कलाकार आत्मसात करता है। आत्मसात करने के पश्चात वो उसके ऊपर एक निश्चित अवधारणा बनाता है कि उसके वर्णन के अनुसार उसका चेहरा, उसके हाव भाव, उसकी वेशभूषा, उसके ये सारी चीजें वो अपने उसमें कल्पना करता है और उसके पश्चात उस व्यक्ति का व्यक्ति चित्र बनाता है। कई बार वो इसमें असफल भी रहता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने के पश्चात वो दूसरे व्यक्ति द्वारा वर्णित जो कथा है या जो उसकी विशेषताएं बताई गई है उसके आधार से इस चक्षुदर्शी वर्णित व्यक्ति चित्र को वो बना पाता है। तीसरी श्रेणी में हम रख सकते हैं अनुकृति व्यक्ति चित्र। अनुकृति व्यक्ति चित्र यानी पूर्व में किसी ने कोई व्यक्ति चित्र बनाया या जीवन अध्ययन चित्र बनाया, उस जीवन अध्ययन चित्र को मान लो बनाने वाला कोई कलाकार की मृत्यु हो गई है, उसके पश्चात जो अन्य कलाकार हैं
वो अनुकृति व्यक्ति चित्र उसको बनाते हैं। यानी वो स्वयं भी दोबारा उसकी अनुकृति करके उसका व्यक्ति चित्र बना सकता है। यानी पूर्व में वो बनाया हुआ होता है किसी कलाकार के माध्यम से और उसकी सिर्फ वो अनुकृति तैयार करता है। ऐसे जो व्यक्ति चित्र हैं या जीवन अध्ययन चित्र हैं वो अनुकृति व्यक्ति चित्र कहलाते हैं। जैसे आज के समय में बहुत सारे कलाकार जो राजा महाराजा होते हैं या हम महापुरुषों की बात करें जैसे महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और जितने भी जो महापुरुष हैं उनकी अनुकृति चित्र ही आज बाजार में खूब सारे उपलब्ध होते हैं। तो ये भी एक स्पेशल विधा होती है जिसके तहत इन अनुकृति व्यक्ति चित्रों को बनाया जाता है। द्रष्टव्य व्यक्ति चित्र। द्रष्टव्य व्यक्ति चित्र वो होते हैं जो पूर्व में किसी व्यक्ति के द्वारा देखे गए हैं और देखने के पश्चात उस व्यक्ति के हाव भाव, उसकी जो भाव भंगिमाएं हैं, उसके जो हाथ पैर हैं, उसके जो शारीरिक जो बनावट है, उसका चेहरा है, उसकी आंख है, उसके बाल हैं इत्यादि के माध्यम से चित्रकार बताए गए उस व्यक्ति द्वारा उसकी कल्पना करता है और उसको अपनी प्रज्ञा शक्ति से वो उसको उतारने का प्रयास करता है। या ये कह सकते हैं हम इस द्रष्टव्य व्यक्ति चित्र में चित्रकार पहले किसी व्यक्ति को देख चुका होता है लेकिन किसी कारणवश उसको चित्रपटल पर उतार नहीं पाता है। तत्पश्चात वो अपनी कल्पना शक्ति से और प्रज्ञा शक्ति से उसकी मेमोरी को वापस अपने उसमें प्रज्ञा में लेता है, उसकी विशेषताओं का वो ज्ञान करता है अपने आप में अंतर मन में और उसके पश्चात वो चित्र फलक पर उस व्यक्ति का चित्र उतारता है। उसे हम द्रष्टव्य व्यक्ति चित्र कहते हैं। तीसरा पांचवा जो है वो है प्रतिबिंबित व्यक्ति चित्र। प्रतिबिंबित व्यक्ति चित्रों के उदाहरण हमें पश्चिमी कला में भी मिलते हैं। इसी प्रकार भारतीय चित्रकारों ने भी प्रतिबिंबित व्यक्ति चित्र बनाए हैं। प्रतिबिंबित व्यक्ति चित्र वो होते हैं जिसमें कलाकार स्वयं अपने प्रतिबिंब को देखकर और चित्र फलक पर अपना स्वयं का व्यक्ति चित्र उतारता है। वो चाहे आवक चित्र हो सकता है या जीवन अध्ययन उसका चित्र हो सकता है। तो ये प्रतिबिंबित व्यक्ति चित्र माना जाता है। इसी प्रकार जीवित प्रतिमान द्वारा चित्रित व्यक्ति चित्र, इसमें हम जीवित प्रतिमान जो आजकल हम बच्चों को या विद्यार्थियों को जिसका अभ्यास कराया जाता है उसमें हम जीवित प्रतिमान यानी जीवित व्यक्ति को सामने बिठाकर मॉडल के रूप में बिठाकर उसका पूरा जीवन अध्ययन चित्र बनाते हैं। उसको जीवित प्रतिमान द्वारा चित्रित व्यक्ति चित्र की श्रेणी में रखा जाता है। ये सर्वसुलभ स्थिति है क्योंकि इसके माध्यम से हम बच्चों को या विद्यार्थियों को अच्छे से डीपली उसकी नाक कैसी है, कान कैसी है, होंठ कैसे हैं, बाल कैसे हैं, उनका अध्ययन कैसे करना चाहिए, उसकी अंगुलियां कैसी हैं, उसके पैर कैसे हैं और उसके वेशभूषा कैसी है और वेशभूषा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड का उसके चेहरे पर, उसके कलरों पर, उसकी वस्त्राभूषणों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सारी चीजों का एक जीवित प्रतिमान द्वारा अध्ययन करते हैं तो हम एक सफल कलाकृति का निर्माण कर पाते हैं। अगला जो है वो हम मान सकते हैं कि आजकल यांत्रिक युग है और ये इस यांत्रिक युग में बहुत सारी ऐसी तकनीकें, ऐसी विधाएं, ऐसे कैमरे बाजार में आ चुके हैं जिनके माध्यम से हम तुरंत भी व्यक्ति चित्र या जीवन अध्ययन चित्र उतार सकते हैं। लेकिन वो एक कलात्मक चित्र की श्रेणी में नहीं माने जा सकते। तो एक साधारण सी जो व्यक्ति चित्रों के बारे में जो धारणा है वो भेद मैंने अभी यहाँ बताया। अब किस प्रकार से व्यक्ति चित्रों का अध्ययन करना चाहिए ये मैं आपको, अब हम बात करते हैं कि जीवन अध्ययन चित्र कैसे बनाए जाते हैं, उसका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पूरी तरह से अपने मस्तिष्क को, अपने मन को एकाग्रचित होकर बिल्कुल सामने मॉडल पर ध्यान देना है कि किस प्रकार के उसके नाक नक्श है, किस प्रकार का उसका शारीरिक ढांचा है, किस प्रकार के उसकी बनावट है, किस प्रकार की उसकी वेशभूषा है। ये सारी चीज देखने के पश्चात हम आते हैं हमारी जो भी चित्र बनाना है जिस पर भी, चाहे वो पोर्ट्रेट शीट हो
या पूना हेलमेट सीट हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये मान लो ये चित्रफलक हमारा, ये चित्रफलक पूरा है। आज हम इस बोर्ड को ही मान लो चित्रफलक हम मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लंबाई में ज्यादा है और ऊंचाई में छोटा है। तो जिस प्रकार से आपको जीवन अध्ययन चित्र बनाना है वो उसी नाप में आप बना सकते हो। इसको मैं खड़ा करके भी इसकी लंबाई में बना सकता हूँ और आड़ा भी बना सकता हूँ। लेकिन बात ये इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से हम व्यक्ति की पूरी शारीरिक जो रचना है उसको हम अपनी शीट पर अंकित करें। कई बार विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि हम चेहरा बनाते हैं तो चेहरे के अनुपात में वो पूरी शीट उससे कवर होती है, लेकिन उनको इस चीज का अनुभव नहीं होता और वो चेहरा बड़ा बना देते हैं और फिर उसका पूरा शारीरिक अनुपात बिगड़ जाता है और वो लास्ट तक शीट में कवर नहीं हो पाता। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए विद्यार्थियों को क्योंकि हम कोई भी कलाकृति बनाते हैं उसके लिए हम उसको माउंट भी करते हैं या माउंट के या फ्रेमिंग भी करते हैं क्योंकि उसको हमें टंगाना होता है या दीवार पर जहाँ पर भी डिस्प्ले करना होता है, इसलिए उसकी फ्रेमिंग के लिए हम इतनी जगह छोड़ देंगे। ये फ्रेमिंग के लिए जगह छोड़ दी, ऐसे ही ऊपर और नीचे हमने जगह छोड़ दी, यानी चारों तरफ हम फ्रेमिंग के लिए जगह छोड़ेंगे, जिससे कि बस ये ध्यान रहे कि 4 या 2 अंगुल से ज्यादा वो जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अपनी सीट का जो क्षेत्र है वो भी कवर होता है। तो वो ज्यादा कवर नहीं हो और उसका अच्छी तरह से उसकी फ्रेमिंग हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अपन कोई भी जिस भी प्रकार से अपन उसका रेखांकन कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास पेंसिल है या पेन है उससे अपन सामने बैठे हुए मॉडल का अनुपात लेंगे। तो मॉडल का पूरे शरीर का अनुपात न लेकर अपन उसके सिर्फ चेहरे का अनुपात लेंगे। चेहरे का अनुपात इस बिल्कुल सीधी कमर रखते हुए अपन उसके चेहरे की लंबाई इस पेन में या पेंसिल में अपन ले लेंगे और उसके पश्चात उसकी नाप लेंगे। इस प्रकार से इस चेहरे की हमने नाप लेंगे। या फिर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ से और यहाँ तक सामान्यतः एक खड़ी हुई मानवाकृति की चित्रकारों की दृष्टि से 8 इकाई में विभाजित किया जाता है। 8 इकाई में विभाजित किया जाता है। कुछ विद्वान इसको 7.5 इकाई में भी विभाजित करते हैं। 7.5 इकाई ये चेहरे को एक इकाई के रूप में माना जाता है। यानी सबसे पहले हम चेहरे को एक इकाई के रूप में मानते हैं, तत्पश्चात संपूर्ण शरीर का विभाजन या आकलन किया जाता है। अब मान लो चेहरा हमारा इतना सा है, तो इस प्रकार से आप 8 इकाई के बराबर इसको बना सकते हैं। 4, 5, 6, 7 और ये 8। लेकिन जो सर्वसुलभ जो वो है वो 8 की बजाय 8 में भी कोई समस्या नहीं आती या 7.5 में भी कोई समस्या नहीं आती। तो कोई सा भी आप वो यूज कर सकते हैं। तो खड़ी मानवाकृति के लिए अपन ने इस तरह से 8 भागों में पूरे शरीर को विभाजित कर लिया। लेकिन अब ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो हिस्सा है ये बच गया, लेकिन इस हिस्से को भी अगर कवर करेंगे तो हमें इकाई को और बड़ा करना पड़ेगा, यानी हमारा चेहरा और बड़ा हो जाएगा। तो ये पूरे शरीर की ऊंचाई की हमने माप ले ली। इस प्रकार से सीट के अनुपात में उस इकाई को हमें देखना है। तो इस प्रकार से हम इस सीट के अनुपात में इकाई को निकाल लेंगे, यानी हमारी पूरी सीट की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, उसके अनुसार उसके 7.5 हिस्से करने के पश्चात भी हम उस इकाई को प्राप्त कर सकते हैं। यूं नापने के बजाय हम उस सीट को 7.5 भागों में बांटकर भी एक इकाई का अनुपात निकाल सकते हैं। अब यहाँ इकाई का इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि इकाई के अनुपात में ही हम पूरे शरीर का यहाँ पर आकलन करते हैं। तो सामान्यतः अगर देखा जाए
तो हमारे जो कंधों की जो चौड़ाई है वो 3 इकाई के बराबर होती है, 1, 2 और ये 3। इस तरह से ये चौड़ाई यानी हमारे कंधों की चौड़ाई 3 इकाई के बराबर होगी, 1, 2 और ये 3। इस प्रकार से हम कंधों की चौड़ाई निकालेंगे। और जो सामान्यतः जो हमारे हाथों की जो लंबाई होती है, कंधे से लेकर और हमारे अंगुलियों तक जो लंबाई होती है वो 3 इकाई के बराबर होती है। ये 3 इकाई के बराबर ये कंधों की लंबाई होती है। ये अपन ने 3 इकाई के बराबर इसको कंधों की लंबाई हमने निकाल ली। इसी प्रकार से अन्य अंगों का हम विस्तारण करते हैं। अब अगर हमें कमर का हिस्सा निकालना है तो कमर से थोड़ा सा नीचे यानी यहाँ तक का अनुपात हमने इसी इकाई के द्वारा निकाल लिया। इसके बाद कमर तक का जो हिस्सा होता है वो 4 इकाई के बराबर होता है और 4 इकाई के बराबर ही हमारे ये टखनों तक का हिस्सा होता है। यहाँ हम चाहे तो अलग से पैरों का निर्माण कर सकते हैं अलग से, और चाहे इसी में, क्योंकि हमने 7.5 यहाँ लिया है तो आधा जो है वो पैरों के लिए हम आधी इकाई पैरों के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर इन छोटी छोटी चीजों का अगर विद्यार्थी ध्यान रखेंगे तो जो जीवन अध्ययन चित्र है उसका जो बैलेंसिंग है, उसका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और हम एक अच्छा जीवन अध्ययन चित्र बनाने में कामयाब हुए। थैंक यू, धन्यवाद।